देखो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ना, हो सकता है उसके बाद बहुत सारे लोग नाखुश हो जाए। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज ना आए, लेकिन जो बातें आज बोलनी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें तो बोलना पड़ेगा। अभी जैसा कि आपको पता है कि रणवीर इलाहाबादिया के एक जोक के ऊपर पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो डिवाइड हुआ पड़ा है। उसके क्रिंज जोक्स पर लोगों ने जम के विरोध किया, जो कि एक तरीके से सही भी है, करना भी चाहिए था। आप एक भाई पब्लिक फिगर हो और आपके बोले गए हर शब्द का एक इन्फ्लुएंस होता है, तो हर तरीके से आपका जो विरोध हो रहा है वो सही है। और साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हर जोक की एक लिमिट होती है, और अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो भाई बैकलैश तो आपको सहना ही पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन यहाँ पर ना आयरनी ये है कि जो लोग इस केस के ऊपर रणवीर की मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को देख ही नहीं पा रहे हैं, या अगर देख रहे हैं तो उसे अनदेखा कर रहे हैं। आज सत्ता पक्ष भी रणवीर के विरोध में खड़ा हुआ है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और विपक्ष भी रणवीर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है कि जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज हो, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है वो देश को स्वीकार्य नहीं है। पूरे शो को बैन करने की बात चल रही है, साथ ही साथ पूरी कास्ट को अरेस्ट करने की डिमांड चल रही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस केस में घुस चुके हैं। कह रहे हैं कि रणवीर ने जो कुछ भी कहा वो समाज में वल्गैरिटी को बढ़ा रहा है। जज साहब का भी मानना है कि जो भी रणवीर ने बोला उससे एक्चुअली सोसाइटी खराब हो रही है, और यही लॉजिक दिया जा रहा है। लेकिन ना आयरनी यहाँ पर कुछ और है। आयरनी ये है कि एक डम जोक से तो सोसाइटी खराब होती हुई दिख रही है, पर जो एक्चुअल में सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, उसको खत्म ही कर दे रहे हैं, उस पे ना ओपोजिशन कुछ बोल रही है, ना गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रही है, ना ही आप और मैं कुछ बोल रहे हैं। पब्लिक आउटरीच ही नहीं है। वैसे राहुल मेरा देवर है, पर उसका कितना है। अरे दिल, राहुल भैया तो सबसे प्यार करते ही हैं। उन्होंने मेरी कोख से जन्म के नहीं लिया, और वो मेरा इतना ख्याल रखता है ना। मेरा बेटा राहुल इस परिवार की शांति के लिए दिन रात कितनी मेहनत करता है। अभी ये जो वीडियो आपने देखा, जो कुछ भी इस वीडियो में दिखाया गया, वो किसी भी दृष्टिकोण से जो कुछ रणवीर इलाहाबादिया ने बोला उससे घटिया ही है। इसमें दादी पोते का, माँ बेटे का, भाई बहन का, सारे रिश्तों का एक साथ सत्यानाश कर दिया गया है। लेकिन फिर भी किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, किसी ने कुछ मुद्दा ही नहीं उठाया, किसी को लगता ही नहीं कि इसमें भी कोई दिक्कत है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एकता कपूर के एक सीरियल के एक सीन से बहुत बड़ी है। तो चलिए आज इस वीडियो में एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज ना ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से इंडियन सोसाइटी एक्चुअली में करप्ट हो रही है, और जिनमें से एक प्रॉब्लम है ऑर्केस्ट्रा की। ऑर्केस्ट्रा आज की डेट में कोई सिंपल डांस शो नहीं रहा है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन चुका है जो पब्लिक वल्गैरिटी और एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट कर रहा है। हर रात बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़े बड़े स्टेजेस पर यह तमाशा किया जाता है, और इसमें ना महिलाएं परफॉर्म कर रही होती हैं भीड़ के सामने, ऑलमोस्ट ऐसी अवस्था में जिसको शायद देखकर अश्लीलता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। उनके शरीर को पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है और वैसे ही ट्रीट भी किया जाता है। उनके शरीरों के ऊपर हर तरीके से हद पार की जाती है। सब कुछ खुलेआम हो रहा होता है, लेकिन ना पुलिस कुछ करती है, न सरकार कुछ करती है, न समाज कुछ करता है, न संस्कार कुछ करते हैं, ना कोई आवाज उठती है, ना कुछ होता है। एक तरफ एक कॉमेडियन के एक क्रिंज जोक के ऊपर मोरालिटी की बातें होती हैं, आउटरीच होता है, जो कि होना भी चाहिए। पर अगर वो मोरालिटी के लिए खतरा है तो फिर ये देहाती डांस शोज जो खुलेआम सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उस पे कोई आउटरीच क्यों नहीं होता? क्या मोरालिटी सिर्फ सेलेक्टिवली अप्लाई होती है? जब एक जोक यूथ को खराब कर सकता है तो फिर ये ऑर्केस्ट्रा जो कि हर दिन नए नए तरीकों से नए नए ठरकियों की फौज तैयार कर रहे हैं, उस पे एक्शन कब होगा? क्या ये छोटा बच्चा इन इशारों को समझने लायक भी है? पर आज तक कोई आउटरीच होता हुआ नहीं दिखाई दिया इनके ऊपर। ऑर्केस्ट्रा में ऐसे सीन्स आम हो गए हैं जो एक नॉर्मल सोसाइटी में सोचना भी मुश्किल है। कोई महिला स्टेज के ऊपर भीड़ के सामने अपना घाघरा यूं ही उठा देती है कैजुअली, कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी एक महिला की सफेद साड़ी के ऊपर पानी डाला जाता है,
कैजुअली, कुछ हुआ ही नहीं। एक वीडियो में महिला परफॉर्मर्स टॉवल लपेट के आती हैं और धीरे धीरे सबके सामने वो टॉवल खुल जाता है। दो महिलाएं एक दूसरे के कपड़े स्टेज पर खींच रही हैं। ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स तक छुए जाते हैं। खुलेआम स्टेज के ऊपर वो सब कुछ हो रहा है जो एक आम इंसान अंधेरे कमरे में भी करने से पहले कई बार सोचता है। एक रिसर्च बताती है कि बिहार में आज की डेट में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला जो शब्द है ना, वो वजीना है। और ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब हर तरफ ऑर्केस्ट्रा जैसे शोज ओपनली परफॉर्म किए जा रहे हैं, जब सोसाइटी में वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज किया जा चुका है, तो ऑब्वियस है कि लोगों की जो साइकोलॉजी है वो ऐसी ही होगी। आज ना जाने कितने ही रजिस्टर्ड ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स हैं जो हर साल हजारों लड़कियों का शोषण करते हैं। ये लड़कियां नेपाल, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और यूपी से इनको लाया जाता है। पहले इन्हें सिर्फ डांस के नाम पर स्टेज पर भेजा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें सेक्स ट्रेड में धकेल दिया जाता है। ये एक पब्लिक सेक्सुअल स्लेवरी का एग्जाम्पल है जो सबके सामने हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। बिहार और यूपी में इलेक्शन रैलीज में ऑर्केस्ट्रा का यूज किया जाता है ताकि भीड़ जमा हो सके। नेताओं को पता है कि बिना ऑर्केस्ट्रा के उनके भाषण सुनने भी कोई नहीं आएगा, इसीलिए बड़ी बड़ी रैलीज में स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों को नचवाया जाता है ताकि लोग इकट्ठा हो सके। पुलिस भी इन घिनौने कामों में शामिल होती है। इनफैक्ट कई पुलिस वाले तो एक्शन लेने की बजाय खुद मजा ले रहे होते हैं। और ये ऑर्केस्ट्रा आज इतना भयानक रूप ले चुका है कि इसमें माइनर लड़कियों को भी घुसाया जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये महामारी यूपी बिहार तक सीमित है, तो भूल जाइए, दिल्ली की क्लिप देखिए। हरियाणा की क्लिप देखिए। और साउथ के कई स्टेट्स में भी ये फैल चुका है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर एक कमेडियन का जोक मोरालिटी के अगेंस्ट हो सकता है, तो फिर ये तो खुलेआम हो रहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। इस पे सब शांत क्यों हैं? ये जो ऑर्केस्ट्रा की वीडियोज है ना, इनको आए दिन यूट्यूब पर चढ़ाया जाता है। लाखों करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनको देखते हैं, पर कोई हंगामा ही नहीं है। तो भाई, अगर सोसाइटी को लगता है कि एक जोक यूथ को बर्बाद कर सकता है, तो फिर ये ऑर्केस्ट्रा जो हर महीना न जाने कितने नौजवानों की सोच को गंदा बना रहा है, ये कितने लोगों को बर्बाद कर रहा होगा, इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने की मेंटालिटी को बढ़ाया जा रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया है। इसके अलावा जो एक्चुअल में सोसाइटी की मोरालिटी को करप्ट बना रहा है, वो है इंडिया में तेजी से बढ़ रही मार्केट। ये जो इंडस्ट्री है ना, इस पे सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस हो, ऑपोजिशन हो, सब आंखें खोल के भी अंधे की तरह धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। इसके बारे में ना अगले अध्याय में जानते हैं। आज भारत पॉर्न कंजम्पशन के मामले में ना दुनिया के हर बड़े देश को पीछे छोड़ चुका है। एजुकेशन का एक्सेस हो या ना हो, पर पॉर्न का इजी एक्सेस हर जगह है। इसका रिजल्ट ये है कि सोसाइटी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक स्टडी ये कहती है कि भारत के 90% मेल कभी ना कभी जाने या अनजाने में उनको कंज्यूम कर चुके हैं। मतलब एक पूरी की पूरी जनरेशन इस एडिक्शन की तरफ जा चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सेक्सुअल क्राइम्स और पॉर्न कंजम्पशन, इन दोनों में पैरेलल ग्रोथ देखी गई है। कई अक्यूज ने अपने क्राइम के पीछे का जो रीजन है ना, वो एडिक्शन को भी बताया है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड यानी ICAF के द्वारा की गई एक रिसर्च, उसमें पता चला कि भाई चाइल्ड, सेक्सी चाइल्ड, टीन सेक्स वीडियोस,
इनके जैसे जो सर्च रिजल्ट्स है ना, इनमें 200% की बढ़ोतरी आई है। और ऐसे हिंसात्मक कंटेंट देखने वाले बच्चों के साथ चोकिंग, ब्लीडिंग या टॉर्चर करने लगे तो भाई सोसाइटी को ना अचंभित नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लाइन इंडिया के अनुसार मात्र 11 दिनों में 92,000 बच्चों के SOS कॉल्स उनके पास आए। अब्यूज और हिंसा से बचाने के लिए जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा था ना, वो असर कर रहा था। फिर भी आयरनी ये है कि इसमें कोई आउटरीच ही नहीं हो रहा है और ना ही कोई सरकारी एक्शन लिया जा रहा है। आज सिर्फ एक छुपी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक मेन स्ट्रीम बिजनेस बन चुका है। पहले लोग फ्री देखते थे, लेकिन अब नए बिजनेस मॉडल बन चुके हैं और ये लोगों को सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं। ऐसी का लॉकडाउन के टाइम पे ना भारत में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को खोला गया, जिसमें रीजनल और हिंदी लैंग्वेज कंटेंट की बाढ़ आ गई। 2021 तक सिर्फ महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स बन चुके थे और ये सभी OTT प्लेटफॉर्म्स ना सॉफ्ट कोर से लेके फुल हार्ड कोर अश्लीलता से भरा हुआ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर चाहे वो हॉटशॉट हो, उल्लू ओरिजिनल हो, हॉट हिट हो, ऐसे ना जाने कितने ही नाम हैं जो इस इलीगल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे थे। इन कंपनीज में पैसे की तंगी का फायदा उठाकर लड़कियों को 25-30 हज़ार में कास्ट किया जाता और फिर इन्हीं लड़कियों से करोड़ों कमाए जाते। ऐसी एक सॉफ्ट पोर्न रैकेट चलाने वाली यास्मीन खान, उसने ना मात्र 7 महीने में 30 करोड़ रुपए कमा लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। ये ना इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि आज छोटी से छोटी कंपनी भी एक पूरी मार्केट बन चुकी है। मेरठ भी इन्हीं जगहों में एक शामिल हो चुका है, जहां पर छोटे छोटे होटल्स, छोटी छोटी प्रोडक्शन कंपनीज और अननोन फिल्म मेकर्स ये मिलकर ऑन कंटेंट को शूट कर रहे हैं। उल्लू, कुक्कू, हॉटफ्लिक्स, प्राइमफ्लिक्स, गुपचुप, इन जैसे दर्जनों प्लेटफॉर्म्स ना मेरठ से ऑपरेट हो रहे हैं और यहाँ लड़कियों को कास्टिंग कॉल के नाम पर बुलाया जाता है, उन्हें धीरे धीरे एक्सप्लॉइट किया जाता है और बस इसी धंधे में धकेल दिया जाता है। और यहाँ पर ना सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये पूरा का पूरा पॉर्न प्रोडक्शन ना ओपनली चल रहा है, जो बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बिना पुलिस की मिलीभगत के पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जिन होटल्स में पहले सिर्फ लोकल गेस्ट दिखाई देते थे, आज वहीं होटल्स में लो बजट पॉर्न फिल्म्स, उन्हीं के सेट दिखाई देते हैं। पुलिस ना सब कुछ जानती है, लेकिन एक्शन लेने के बजाय ये इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ रही है। हर महीने यहाँ पर मिनिमम 75 से ज्यादा फुल पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बना दी जाती हैं। इन लो बजट प्रोडक्शंस में 25 लाख का बजट भी नहीं आता और उसमें 12-12 एपिसोड की सॉफ्ट पॉर्न सीरीज तैयार कर दी जाती है, जो कि अक्सर 2-2 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। आज उल्लू, कुक्को, फ्लिक्स मूवीज, न्यूकफ्लिक्स, प्राइमफ्लिक्स, इनके जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स को क्रॉस कर चुके हैं और सब के सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स में शिफ्ट हो चुके हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बन चुका है जिसमें लोगों को एडिक्ट करके पैसा बनाया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस पे कोई आउटरीच तक नहीं है, कोई एक्शन तक नहीं है, कोई कुछ बोलना भी नहीं चाहता। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी को इस इशू के बारे में पता है, पर सब के सब कंप्लीटली साइलेंट है। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट बैन लगाने की या इसे खत्म करने की कोई सीरियस कोशिश नहीं की है। भाई साहब, मुद्दा साफ है। अगर एक जोक की मोरालिटी पर इतनी डिबेट हो सकती है, तो इस देश में एक इलीगल और एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्री पर एक्शन क्यों नहीं होता, इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता, इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। वो भी तब जब ये इंडस्ट्री इलीगल है, वो भी तब जब इसके घटिया परिणाम समाज में देखने को मिल रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। एटलीस्ट डिबेट तो बनती है ना, नहीं? पर इस सब से भी ऊपर ना एक और चीज है जो और खुले तरीके से हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। क्या? वेश्यावृत्ति। उसके ऊपर भी अगले अध्याय में बात करते हैं। अभी तक ना इस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की बात की, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड धंधा तो अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। आज प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम रेड लाइट एरियाज में खुलेआम हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आखिर कैसे इंडिया जैसे देश में लीगली रेड लाइट एरियाज ऑपरेट हो सकते हैं, जहां हर दिन सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है? इनफैक्ट कई रेड लाइट एरियाज के जो ब्रॉथल्स हैं ना, वो तो ठीक पुलिस स्टेशन के सामने होते हैं और इन्हें हर रोज जानबूझकर इग्नोर कर दिया जाता है। अभी से थोड़े दिन पहले ना प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक अलुमनाई ने वहां की लड़कियों के द्वारा किए जाने वाले प्रोस्टिट्यूशन का भांडाफोड़ किया था। ये वाली भी दिखा दे, ये देखो, ये भी लड़कियां खड़ी हुई है,
दोनों तरफ दिखा, दोनों तरफ भाई। देखो ये सब लड़के, ये लोकल है, ये गाड़ी रोकेंगे, ये उनका रेट पूछेंगे। तो अभी उसकी जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड कर रहा है वो, तो आपको मैं सुना दूंगा। मतलब कुछ भी झूठ नहीं है जो हो रहा है, सामने वो देखो सामने बैठी हुई है, ठीक है, 3-4 बैठी हुई है, एक हमारे साइड पे भी बैठी हुई है, तो वो देख लेगी वीडियो ना है। अब आपको जो होगा देखो आ गया, सारी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा आपको। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। भाई ने वीडियो बनाकर सब कुछ एक्सपोज कर दिया। अब सोचिए इस एक्सपोजे के बाद पुलिस का क्या एक्शन हुआ होगा। यूनिवर्सिटी पर छापा मारा गया होगा, वहां की लड़कियों को गिरफ्तार किया गया होगा, पकड़ा गया होगा ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस जम्मू चली गई। सोचिए जिसने भांडा फोड़ा उसी को ही अरेस्ट कर लिया गया। अब बताइए क्या इससे हमारी सोसाइटी खराब हो रही है या नहीं हो रही है। और मज़ेदार बात यह है कि अब प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा है ना, वो केवल रेड लाइट एरियाज तक सीमित नहीं रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, मेट्रो स्टेशंस, ये नए प्रोस्टिट्यूशन के हब बन चुके हैं। ये जितनी भी जगह है ना, इनको रात के 11 बजे के बाद देखना, यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। प्लेटफॉर्म्स पर भटक रही लड़कियां, फुटओवर ब्रिजेस के नीचे खड़े हुए दलाल, ऑटो रिक्शा वालों के स्पेसिफिक लॉजेस या उनके गेस्ट हाउसेस और उनको वहां तक ले जाने का काम, ये सब एक पैटर्न बन चुका है, एक सोचा समझा पैटर्न। रात 11 बजे के बाद ये जो स्टेशन है ना, ये ट्रैवल के काम नहीं आते बल्कि सेक्स ट्रेडिंग के काम आते हैं। कभी कभी ये धंधा दिन दहाड़े भी चल रहा होता है। कई बार लड़कियां डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती हैं जो अकेले या नए नए लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे बात करने लगती हैं। आज भी भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, सिर्फ ब्रॉथल चलाना इलीगल है। ये लूप होल का ना पूरा फायदा उठाया जाता है और यहाँ प्रोस्टिट्यूशन मसाज पार्लर से लेकर एस्कॉर्ट सर्विसेज और लॉजेस के नाम पर ओपनली चला दिए जाते हैं। तो भाई कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगा कि रणवीर ने जो किया वो गलत था। उसको जितना बैकलैश मिलना था वो मिल चुका है। आगे भी अगर बैकलैश देना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है और दो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस वीडियो के अंदर उनके ऊपर भी तो बैकलैश होना चाहिए ना। क्या वो सोसाइटी को खराब नहीं कर रहे हैं? क्या ये ऑर्केस्ट्रा और इंडस्ट्री खुलेआम यूथ को मेंटली करप्ट नहीं कर रही है? क्यों इन सब के ऊपर कोई सीरियस आउटरीच नहीं होता है? ये पूरी तरीके से एक हिपोक्रेसी है और जिसका शिकार मैं, आप, हम सब हो चुके हैं। आज भारत में ना ऑलरेडी हजारों तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और इन छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज में स्टेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भैया अंत में बस यही कहूँगा कि पॉलिटिशियंस की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो मिसप्लेस्ड हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो। इसलिए मेरा सवाल यही है कि अगर हम सच में सोसाइटी की मोरालिटीज़ और वैल्यूज़ की चिंता करते हैं तो हमें ना इन रियल इश्यूज़ पर भी बात करनी होगी। केवल रणवीर इलाहाबादिया पर बात करने से बात नहीं बनेगी। क्या हम सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच करते रहेंगे या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स का भी समाधान ढूंढेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ना इस बात को कमेंट्स में अवश्य बताएं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।